सारी चर्चा हमारे साथ करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, शहरों में अपनी सरकारों का गठन होना है, उसके लिए चुनाव का बिगुल बज चुका है और जब से चुनाव का ऐलान हुआ है उसी समय से लेकर अब तक पार्टियां गठजोड़ में या गटा गुणा जोड़ के जो समीकरण है उनको भिड़ाने में लग गई हैं। माना यह जाता कि शहरों के अंदर बीजेपी पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है और शुरू से ही माना जाता है। क्या उस मजबूती को कमजोर करने के लिए या उस मजबूती का सामना करने के लिए कोई संयुक्त प्रत्याशी आ सकता है? कांग्रेस की तरफ से, जेजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो अन्य दल हरियाणा के अंदर राजनीति करते हैं। और हिसार के अंदर तो एक और भी गजब का समीकरण सुनाई देता है कि हो सकता है कि जिंदल परिवार का भी अलग से प्रत्याशी आ जाए। क्या होगा? क्या बीजेपी पहले की तरह बाजी मार ले जाएगी या फिर सभी पार्टियां मिलकर बीजेपी के विजयी रथ को रोकेंगी? सारी चर्चा हमारे साथ करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, शहरों में बीजेपी का एक छत्र राज रहा, कोई दो राय नहीं जी। क्या वह राज कायम रहेगा या फिर अन्य जो पार्टियां हैं वह कोई तिकड़मबाजी कर या कोई समीकरण बिठाकर बीजेपी को रोक पाएंगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखो, पिछली 3 योजनाओं से लगातार जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने जी, और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी तीसरी योजना से लगातार सरकार बना रही है। बिल्कुल। और इस बार के इस चुनाव परिणाम के बाद तमाम जो राजनीतिक दल और हैं बीजेपी को छोड़ करके, चाहे वो कांग्रेस हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, आम आदमी हो, बीएसपी हो या अन्य हो जी, उन सब के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले पूरी तरह से पस्त हैं जी, वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह से हाशिए पर हैं जी, और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इस भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को कैसे रोका जाए। इस विजयी रथ को रोकने के लिए बहुत बार प्रयास पीछे भी किए गए, लेकिन वो लगातार असफल रहे। जी। हालांकि जब जब ताकतें इकट्ठी हुई, जैसे लोकसभा के चुनाव में इनेलो ने अलग खड़ा हो गए, अपने प्रत्याशी उतारे, आम आदमी और कांग्रेस ने अलायंस किया। अगर उसी अलायंस में इनेलो और शामिल हो जाती तो जो 5 सीटें आई हैं कांग्रेस की और 5 बीजेपी की, वो परिणाम 8-2 तक भी जा सकता था। प्रद्युमन भाई, इसमें देखिए एक उदाहरण बिहार की तरफ से भी हम ले सकते हैं। जी। बिहार के अंदर जब भी नीतीश की पार्टी जेडीयू और लालू की पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा है और कई बार उसके पिछली बार उनके साथ कांग्रेस भी अलायंस में थी, तो उन्होंने बीजेपी के विजयी रथ को रोका है। तो कहीं न कहीं वहां से एक संदेश निकला था कि मिलकर बीजेपी को रोका जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो, मिलकर के तो रोकना बहुत आसान है। अब भी जो भारतीय जनता पार्टी के 48 एमएलए हैं, उनमें 50% वोट कितने कुंवारे हैं? हाँ, सही बात है। ठीक है ना? बिल्कुल। वो तो जीतते केवल इसलिए हैं, सरकार इसलिए बनी है कि विपक्ष के वोट खिंड गया आपस में। ठीक बात है। अब ये जो शहरों में चुनाव है, इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक अलग हालात थी। जब विधानसभा के चुनाव थे तब हालात क्या थी कि कुछ एक हल्के ऐसे थे जहाँ इनेलो का भी अच्छा खासा प्रभाव था। बिल्कुल। इक्का दुक्का हल्के ऐसे थे जहाँ जेजेपी के भी मजबूत सिस्टम था। इक्का दुक्का हल्के ऐसे थे जहाँ आम आदमी पार्टी भी जो है ठीक ठाक हालात में थी। सही। और कांग्रेस के नेताओं के ये दिमाग में था कि हमारी तो आंधी चल रही है। बिल्कुल। इसलिए वो सारा सिस्टम इकट्ठा नहीं हो पाया और वो इकट्ठा नहीं हो पाया तो हालात ये बनी कि बीजेपी तीसरी बार राज में आ गई। बिल्कुल। वरना बीजेपी अपने दम पर थोड़ी आई है। बिल्कुल। वो तो ये जो है वोट का बिखराव की वजह से भारतीय जनता पार्टी आ गई। सही बोले। अब वही सेम सीन शहरों में है। शहरों में हालात इससे जुदा इसलिए है कि शहरों में ना तो इनेलो का कोई बहुत लंबा चौड़ा खेल, ना जेजेपी का कोई बहुत लंबा चौड़ा खेल, आम आदमी का भी हरियाणा में अभी तक कुछ नहीं बन पाया है। और विशेषकर शहरों में जो चुनाव परिणाम जो दिखा रहे हैं कि कुछ भी नहीं हासिल कर पाई। जो कुछ एक वोट आए वो ग्रामीण सीटों पर ही ज्यादातर आए हैं। बिल्कुल।
और उसके बाद रह गई कांग्रेस। कांग्रेस भी शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और कांग्रेस का वो घमंड भी चकनाचूर हो चुका है कि हम तो 70 पार 80 पार जो भी कि में आएगा वो सब चीजें पुरानी हो चुकी है। उत्साह भी डाउन है। अब हालात ये है कि अब सबकी मजबूरी है बीजेपी को रोकना जी। और उस सब की मजबूरी में अभी जो जैसे ही ये नगर निकाय के चुनाव डिक्लेयर हुए तो उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने तो ये घोषणा कर दी थी कि हम चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। मेयर का भी लड़ेंगे और एमसी का भी लड़ेंगे जी। और उसका कारण भी ये कि वो सत्ता में है। जो भी पार्टी सत्ता में होती है तो नेचुरल बात है उसको इन जो छोटे चुनाव है इनका फायदा कहीं ना कहीं मिलता है क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि सरकार ऊपर है नीचे है तो हम जो है फायदा उठाएंगे। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी वैसे भी शहरी क्षेत्रीय पार्टी है, बिल्कुल शहरों में ज्यादा उसका जो है प्रभाव हमेशा से रहा है। हमेशा से जब बीजेपी हरियाणा में कुछ नहीं थी, जब बंसीलाल और चौधरी देवीलाल की पार्टी के साथ ये अलायंस रहे इनके जी, तब भी इनको अक्सर शहरी सीटें देते थे। तो अब जो है इनको कैसे रोका जाए उसका केवल और केवल एक ही फार्मूला है, वरना तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना बड़ी टेढ़ी की है। और बहुत से जो बाकी दलहीन के नेता दबी जुबान में भी कहते हैं, बहुत से वैसे भी कहते हैं कि भाई अब इनके विजय रथ को रोकना बड़ा मुश्किल है और शहरों में तो और ज्यादा मुश्किल है। हाँ। अब इनको सिर्फ एक उससे रोका जा सकता है कि इनके सामने एक साझा प्रत्याशी खड़ा किया जाए। अब वो साझा प्रत्याशी कोई गैर राजनीतिक जिसकी कोई किसी पार्टी में ना हो, कई बार उसको भी सारी पार्टियां समर्थन दे देती है। ये भी एक अच्छा फार्मूला बन जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक पार्टी का मजबूत प्रत्याशी है उसको फिर दूसरे लोग जो है समर्थन दे देते हैं क्योंकि दूसरे तो कुछ बटना नहीं। कई बार एक पंचायती उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं। पंचायती उम्मीदवार जो साझा उम्मीदवार की बात है वो वही सेम चीज है, भाई को पंचायती उम्मीदवार खड़ा कर दिया। अभी जब से चुनाव घोषित हुए ना तब से लगातार बहुत लोग पंचायतें कर रहे हैं, बहुत लोग जो है अपने लोगों से मिल रहे हैं जी। वो एमसी से लेकर के और जो मेयर तक का चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो लगातार जो है लोगों से संपर्क कर रहे हैं जी। मेरे पास भी बहुत से जो मेयर का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जो एमसी का चुनाव लड़ने के इच्छुक, उनके फोन आ रहे हैं लगातार जी। और सब में से ज्यादातर की एक च्वाइस है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट उनको मिल जाए। सही कहा। और टिकट एक है, वो तो एक को मिलनी है। सही बोले। उसके बाद कहीं ना कहीं उनमें भी बगावत हो सकती है जैसा पहले भी हुआ है, भूतकाल में हुई है ये चीजें। ठीक बात है। और पिछली बार भी अगर हिसार के संदर्भ में देखें तो जो दो प्रत्याशी आमने सामने थे दोनों ही बीजेपी की टिकट मांग रहे थे। एक को बीजेपी ने टिकट दे दी, दूसरे को नहीं दी तो वो पार्टी छोड़ करके जो है जिंदल हाउस और कुलदीप बिश्नोई ने उनको अपना उम्मीदवार बना दिया जी। बिल्कुल। लेकिन पिछली बार जिंदल हाउस और कुलदीप बिश्नोई के साझे उम्मीदवार को फिर भी हार का सामना करना पड़ा जी। इस बार जो है हालात और परिस्थितियां ये हैं पहले में और अब में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है कि पिछली बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक था जी। डॉक्टर कमल गुप्ता बड़े पावरफुल थे सरकार में जी। मंत्री भी रहे और जो है कांग्रेस पिछली बार उस हालात में नहीं थी जी। हालांकि इस बार भी उनमें उत्साह एकदम से कम हो गया इन चुनाव परिणाम आने के बाद, लेकिन पिछली बार से बढ़िया कांग्रेस है। ठीक बात। अब यहाँ कांग्रेस चूंकि 37 विधायक हैं, 5 सांसद भी हैं जी। पिछली बार तो सांसद भी हिसार में का नहीं था, कोई बीजेपी का था। इस बार ये कहा जा सकता है कि हिसार की सीट पर जयप्रकाश जेपी जो हिसार के सांसद हैं जी, उनकी प्रतिष्ठा बड़ी दांव पर रहेगी। बिल्कुल। और वो दांव पर इसलिए रहेगी, एक तो वो सांसद हैं जी, दूसरा इस जो हिसार नगर निगम है इसमें 4 विधानसभा क्षेत्रों का एरिया आता है जी, जिसमें हिसार शहर है, आदमपुर का कुछ पार्ट है जी, नलवा का है और बरवाड़ा का है। तो इसमें जयप्रकाश जेपी का अपना एक प्रभाव कितना रहता है वो पता चलेगा, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव था तब तो वो इसलिए जीत गए थे कि किसान मूवमेंट बीजेपी के खिलाफ थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की आंधी लोगों को दिखाई दे रही थी, इसलिए जैसे आदमपुर जैसे गढ़ ढह गए। लेकिन अब असली पता चलेगा कि अब जयप्रकाश जेपी अपने प्रत्याशी को, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता पाते हैं। पहली बात तो ये कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारती है या नहीं उतारती, या जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि साझा कोई प्रत्याशी उतरता है तो चूंकि जेपी भी उस साझा प्रत्याशी के साथ आएंगे, वो बीजेपी वाले का तो समर्थन करेंगे नहीं। बिल्कुल तो वो फिर क्या हालात बनती है, वो उसको जिता पाते हैं नहीं जिता पाते, ये एक बहुत बड़ा सवाल। प्रद्युमन भाई देखिए इसमें एक चीज का और भी पता चलेगा जी कि लोकसभा में जयप्रकाश जी को शहर से वोट मिले हैं जी पहले के कंपेयर में जी, तो वह जो वोट थे वो किसान मूवमेंट के या जो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी थी उसके जी, या फिर
कांग्रेस को उस वक्त लोग यह मान के चल रहे थे कि विकल्प के तौर पर जी कि अभी देखिए बीजेपी ने 10 साल शासन कर लिया है, अभी नए विकल्प को मौका देते हैं, जी। तो वह सारी चीज इस चुनाव में क्लियर होगी। देखो निश्चित रूप से वो क्लियर होगी, इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि ये जयप्रकाश की भविष्य की राजनीति और उनका कितना राजनीतिक वजूद है वास्तव में, उस चीज का भी जो है ये चुनाव इम्तिहान होगा और उनका एक बड़ा जो है उनकी परीक्षा होगी। और इसके अलावा भी हिसार में चूंकि जयप्रकाश जेपी यहाँ चौथी बार सांसद बने, सही बात है, और ये जो इलाका है इसमें से एक बहुत बड़ा इलाका उनके पुराने लोकसभा क्षेत्र में भी है, रहा है, नए में भी है। और अब जो हालात और परिस्थितियां हैं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास खुद का कोई मजबूत दावेदार दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक बात है। अभी कांग्रेस भी अपना दावेदार ढूंढ रही है जी। इनेलो और जेजेपी का वैसे ही शहरों में कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा तो जरूर की है चुनाव लड़ने की, लेकिन उसका दारोमदार भी 8 तारीख को दिल्ली में क्या चुनाव परिणाम आता है उस पर डिपेंडेबल रहेगा कि दिल्ली में केजरीवाल जी दोबारा सत्ता पर आएंगे या उनकी सत्ता चली जाएगी। अगर उनकी चली गई तो मेरे ख्याल में यहाँ भी वो जो है विड्रॉ करेंगे, वो फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे जी, क्योंकि फिर तो वो उतना जो है ओरा ही उनका कम हो जाएगा। उस हालात में कोई ना कोई साझा प्रत्याशी पर दाव खेला जा सकता है। हालांकि कांग्रेस के कई नेता हैं जो चुनावी तैयारियों में अंदर खाते लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई उभर करके सामने नहीं आया है, कोई ऐसा नेता नहीं आया है जो ये बिल्कुल दमखम के साथ ये कह रहा हो कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतने के हालात में कोई हो, और ना ही बाकी कोई। बीजेपी में भी टिकट तो 10 मांग रहे हैं, ठीक है, अभी वो जब आवेदन शुरू होंगे तो पता चलेगा एक्चुअल तो कितने हैं, लेकिन इच्छा 10 की है, लेकिन मजबूत उनमें भी कोई नहीं है। अब वो तो सारे उनका चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार लड़ेगी, सीधी बात है। वहां तो केवल टिकट का रोड़ा है, बिल्कुल टिकट के रोड़े के बाद सारा चुनाव सरकार लड़ेगी। लेकिन उस सरकार लड़ने में भी ये चीज है कि वो टिकट तो रणजीत सिंह को भी मिली थी, बिल्कुल, उसके बाद वो चुनाव हार गए, ठीक है ना। कोई भाजपा की टिकट ले करके ये सोचे कि ये टिकट जीत की गारंटी है, तो वो मन की का एक बहम है, क्योंकि भाजपा के 5 जो टिकट ले आए हुए लोकसभा में भी आ रहे हैं। एक बात और प्रद्युमन भाई, देखिए पहले बीजेपी को हिसार शहर से जितनी बड़ी लीड मिलती थी जी, कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि वह लीड कम हुई है जी। और कहीं न कहीं जयप्रकाश जो नाराज लोग थे बीजेपी से, उनमें सेंधमारी करने में कामयाब हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं जी। क्या वह चीज अभी भी चलेगी? अब यहाँ सारा खेल चलेगा प्रत्याशी कौन होगा। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है कि जिंदल हाउस क्या फैसला लेता है। अच्छा, जिंदल हाउस अपना प्रत्याशी उतारता है, जिंदल हाउस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन करता है, या भारतीय जनता पार्टी ही जिंदल हाउस के किसी नजदीकी को टिकट देती है। इन तीनों चीजों पर सारा चुनाव डिपेंडेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि हिसार पूरा शहर जहां जिंदल हाउस का वैसे ही होल्ड है, और जो सातरोड मील गेट से लेकर के जो बरवाड़ा का जो पार्ट है इसमें, उसमें भी जिंदल हाउस का अपना एक दबदबा है, क्योंकि वो एरिया पहले हिसार शहर में ही था। बिल्कुल सही बात। और जो आजाद नगर सेक्टर 15 और जो ये एरिया है, इसमें से भी कुछ एरिया पहले हिसार शहर में ही था जी, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि जिंदल हाउस ही किसकी लॉटरी खोलेगा, वो डिपेंडेबल सारा उन पर रहेगा। प्रद्युमन भाई, ये भी हो सकता है कि बीजेपी मास्टर स्ट्रोक खेल दे और वह जिंदल हाउस जो चाहता है उसी से नाम लेकर उन्हीं को टिकट दे दे। नहीं, अगर उनको टिकट दे देगी तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। बीजेपी का जो मूल कैडर है, देखो जिंदल हाउस कभी ये नहीं चाहेगा कि जो बीजेपी के मूल कैडर के लोग हैं, जिन लोगों ने डॉक्टर कमल गुप्ता की जय जयकार बोल ली है चुनाव में, उनको हम अपना प्रत्याशी बनाएं। वो तो अपना प्रत्याशी कोई ढूंढेंगे। कमल गुप्ता की तो रेरे माटी हुई थी चुनाव में, बुरी तरह से वो चुनाव आ रहे थे, बिल्कुल, एक राष्ट्रीय पार्टी की टिकट पर, इतनी बड़ी पार्टी की टिकट पर, और इतनी हवा में जी। तो जिंदल हाउस कभी ये नहीं चाहेगा कि अपने अलावा किसी दूसरे को टिकट मिले। अगर किसी दूसरे को टिकट मिलेगी तो ये निश्चित है कि वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे, और उतारना भी चाहिए, क्योंकि सावित्री जिंदल यहाँ से वर्तमान विधायक हैं जी। अगर वो इस मेयर के चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेंगी, वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगी, तो आगे भविष्य में उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और वो विधायक भी आजाद हैं, क्योंकि
शहरों में मेयर से लोगों को ज्यादा काम पड़ते हैं विधायक की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ तो सारा काम ही नगर निगम से चलता है लोगों का। जी 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 ठीक है ना, उनको सारा दिन जो है नगर निगम के एमसी और नगर निगम के मेयर से काम है, विधायक से कितने मिलते हैं। जी जी सावित्री जिंदल अब भी कितनी बार आती हैं जी। वो तो कभी इक्का दुक्का ठीक आएगी महीने अच्छा, में 2-4 एक सवाल और खड़ा होता है प्रद्युमन भाई, जी अगर नवीन जिंदल हाईकमान से सेटिंग करके वो किसी अपने आदमी के लिए टिकट ले आते हैं जी मेयर की, तो जो बीजेपी का कैडर है हिसार के अंदर, जी जो लंबे समय तक बीजेपी के लिए काम कर रहा है, जी क्योंकि देखिए जिंदल परिवार अलग रहा, बीजेपी का कैडर अलग रहा है, दोनों की राजनीति अलग रही है। ठीक है, नवीन जिंदल जी लोकसभा से बीजेपी से लड़े और वो आज सांसद भी हैं, परंतु इसमें भी कोई दो राय नहीं कि दोनों की कार्य प्रणाली अलग रही है जी। तो क्या मूल कैडर जिंदल परिवार के कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा? देखो, लगता तो नहीं कि मूल कैडर को सपोर्ट करेगा। उसका भी एक ही कारण है कि दूसरी तरफ प्रत्याशी कौन आता है, क्योंकि जो यहाँ मूल कैडर है, जिंदल जो परिवार है, वो बीजेपी में तो पहली बार आया है। उससे पहले वो हरियाणा विकास पार्टी में थे, उसके बाद उन्होंने वर्षों तक कांग्रेस में वो रहे। और इस बार भी आप ये अंदाजा लगाइए कि नवीन जिंदल का तो चुनाव लड़ने का कोई बहुत ज्यादा मन भी नहीं था। बीजेपी ने उनको ये कह सकते हैं कि हम धक्के से ऑफर करके टिकट दी एक तरह से, वरना तो 10 मिनट पहले जिसको आप ज्वाइन करवा रहे हो उसमें कोई तो खासियत, इसीलिए तो आपने टिकट दी है। जी जी बिल्कुल, वरना तो उनका तो कोई था ही नहीं, वो तो बिल्कुल अनएक्टिव थे पिछले कई सालों से। जब वो चुनाव हार गए थे उसके बाद तो पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा ही नहीं, तो वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए थे। और अब हालात ये है कि हम ये मान सकते हैं कि नवीन जिंदल की भी बीजेपी में कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं चल रही जी। अगर उनकी इतनी ही चलती तो अपनी माँ को वो फिर जो है विधानसभा की टिकट दिलवा देते, अपनी माँ को मंत्री बनवा देते। पिछली बार भी तो जेजेपी और बीजेपी के अलायंस में 50 एमएलए बन गए थे, उसके बावजूद निर्दलीय को मंत्री बनाया गया था। इस बार तो इनके 48 ही हैं, एक निर्दलीय को इस बार भी बना देते और सावित्री जिंदल बननी भी चाहिए थी जी, लेकिन नहीं बनाया गया। तो नवीन जिंदल की मेरा ऐसा मानना है कि वो एक व्यापारी किस्म के आदमी हैं और केवल अपने व्यापार कर रहे हैं, उनको बहुत लंबा चौड़ा वो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जिन लोगों ने इस चुनाव में डॉक्टर कमल गुप्ता की जय जयकार की, जिंदल हाउस के जो खिलाफ रह चुके वो निर्दलीय थे जी। तो अब वो कैसे उनके वोट मांग लेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की असली अग्नि परीक्षा है, एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है जिसको भेदना बहुत टेढ़ी खीर रहेगी जी। अब उसमें वो कितने पास हो पाते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। और बात जहां तक ये है कि यहाँ आप एक चीज देखिए कि डॉक्टर कमल गुप्ता वो नेता हैं जी। 2014 में जब वो उन्होंने जब चुनाव लड़के वो जीते पहली बार, उससे पहले ना तो उनको 2005 में टिकट मिली, ना उनको 2009 में टिकट मिली, उसके बाद उनको 2014 में टिकट मिली, हालांकि उससे पहले उन्होंने लड़े थे चुनाव बिल्कुल, और फिर 2019 में मिली, 2024 में फिर मिली। 2014 में जब वो पहली बार जीत गए ना, उसके बाद उन्होंने हिसार में भारतीय जनता पार्टी की ये हालत कर दी कि या तो उनकी हाजिरी मारो, उनकी छत्र छाया के नीचे रहो, या जिसने भी थोड़ा सा सिर ऊपर उठाने की कोशिश की उन सब का राजनीतिक कैरियर आप देखो। अब जिन्होंने 2005 में चुनाव लड़ा वो कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? जी बिल्कुल सही, ठीक है ना, जिन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट कह रहे हैं आप। वो कमल गुप्ता जी भी कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरे होते हुए अगर जिंदल हाउस का मेयर बन गया तो फिर कमल गुप्ता को कौन पूछेगा। ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है ना। कमल गुप्ता यहाँ पार्टी दो ध्रुवीकरण, और दो नहीं बल्कि एक गुट यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा भी है जो दबी जुबान में ये चाह रहा है कि डॉक्टर कमल गुप्ता का अल्टरनेट, क्योंकि अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं जी, तो उनके दिमाग में भी ये है कि एक तीसरा कोई धड़ा पैदा किया जाए जो डॉक्टर कमल गुप्ता का भी एक अल्टरनेट बन जाए जी जी। अब वो सिर उठा करके तो बात करेंगे तो जो है उनके पर कतर दिए जाएंगे, लेकिन वैसे वो प्रयास कर रहे हैं जी। अब मजबूत कोई नहीं है, केवल और केवल सारे सरकार और पार्टी के ऊपर डिपेंडेबल कि वो हमें टिकट दे दे और हम उनके रहमो करम पर चुनाव जीत जाए। यहाँ केवल और केवल अगर कोई मजबूत है तो वो आज के दिन जिंदल हाउस मजबूत है। अब जिंदल हाउस किसको उतारता है चुनावी मैदान में और चुनावी मैदान में उतारने के बाद उसमें भी एक बड़ी गंभीर बात है, कैंडिडेट भी देखा जाएगा जी। अब पिछली बार भी तो जिंदल हाउस ने जो है रेखा एरन को अपना आशीर्वाद दिया था, खूब सावित्री जिंदल ने उनके वोट मांगे थे, बिल्कुल सही। पिछली बार वो क्यों हार गई?
ठीक है ना। जी जी तो ये नहीं है कि भाई यहाँ तो प्रत्याशी कौन होगा, उसकी छवि कैसी होगी, वो कितनी मेहनत करेगा, क्या करेगा, उन सब चीजों पर डिपेंडेबल रहेगा। जी वो कैसे पूरे चुनाव को मैनेज कर पाएगा, कैसे उसकी मैनेजमेंट होगी, जी उस पर हार और जीत तय होगी। जी तो साथियों, जैसा कि हमारे पत्रकार साथी ने बताया कि यहाँ हिसार की विशेषकर जो राजनीति है और जो यहाँ की धरातल की हकीकत है वो और शहरों से जुदा है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा परिवार है, जिंदल परिवार, और जो आज से नहीं वर्षों से और बड़ा मजबूत है, जिनका खुद का अपना एक वोट बैंक है। और जिस आदमी का खुद का अपना वोट बैंक होता है तो उसकी ताकत अलग होती है, ना उसको दरकिनार किया जा सकता। और अगर उनको उनके हिसाब से चला जाए तो बीजेपी को आप समझते, बीजेपी उस प्रकार की पार्टी नहीं है। और अगर बीजेपी यह समझौता कर भी लेती है तो यहां उसके लिए फिर पेच फंसने वाला है, जो बीजेपी का मूल कैडर है। क्योंकि पुराने अगर इतिहास हम उठाकर देखें तो बीजेपी का मूल कैडर और जिंदल परिवार आमने सामने चुनाव लड़ते रहे हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा यहाँ का खेला है। इस खेले से बीजेपी कैसे पार पाएगी और कैसे इस बार अपना मेयर यहाँ पर बना पाएगी, बड़ा सवाल है। और जो बाकी सारे दल हैं वह किस प्रकार से बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे, या फिर जो हमने एक साझा प्रत्याशी का जिक्र किया है, या सभी एक छतरी के नीचे आकर बीजेपी से सामना करेंगे, बड़ा सवाल। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम राम।